नमस्कार। हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमने यहाँ पे भारत के शहरों में परिवार, विवाह और नातेदारी के बारे में हमने बात करनी थी। तो शुरू करते हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया से परिवार के आकार में हार्श पारिवारिक संबंधों का बिखराव और संयुक्त परिवार का नाभिक परिवारों में विघटन होता है। नॉर्मली माना जाता है कि जो शहर में रहते हैं, जो शहर में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिवार, जो संयुक्त परिवार होते हैं, वो कहीं ना कहीं एकल परिवार में बदल जाते हैं। इस धारणा में पहले से ही ये मान लिया जाता है कि भारत के संदर्भ में संयुक्त परिवार ग्रामीण भारत की एक ऐसी संस्था है जो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो इसमें संयुक्त परिवार की बात की गई कि किस प्रकार संयुक्त परिवार जो है वो शहरों में जो लोग जाते हैं तो उनको ये एक बात मान ली जाती है, ये सामान्य कहा जाता है कि नाभिक परिवार में बदल जाते हैं। जो ग्रामीण परिवार होते हैं वो शहरों में जाते हैं तो एक एकल परिवार में बदल जाते हैं। वास्तव में संयुक्त परिवार शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भी पाए जाते हैं। ये मानना तर्कसंगत नहीं है कि संयुक्त परिवार केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं और नाभिक परिवार शहरी क्षेत्रों से जुड़े हैं। समाजशास्त्रियों ने इस बात के अनेक प्रमाण इकट्ठे किए हैं कि संयुक्त परिवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से विद्यमान है। मतलब जो समाजशास्त्री, उन्होंने इस बात को मान्यता दी है कि शहरों में भी और गांव में भी समान रूप से परिवार हैं, संयुक्त परिवार हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवार एक चक्रीय परिवर्तन प्रक्रिया के द्वारा नाभिक परिवार से संयुक्त परिवार में और फिर कुछ समय के पश्चात संयुक्त परिवार से नाभिक परिवार में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। इसमें ही बात की गई है किस प्रकार विवाह के दौरान, इसमें आप समझ जाएंगे, विवाह के दौरान परिवार बनता है और जब कोई इंसान मर जाता है तो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब हम शहरी भारत में परिवार का गृहस्थिति के आयामों से अवलोकन करें तो के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई, एम.सी. शाह और मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ये इंगित करते हैं, ये बताते हैं कि शहरीकरण और पृथक नाभिक गृहस्थी में कोई सह संबंध नहीं है। यह धारणा भी स्वीकार नहीं की जा सकती कि भारतीय शहरी केवल नाभिक गृहस्थ में ही रहते हैं, कि भारत के लोग सिर्फ नाभिक तौर एकल परिवार में रहते हैं और शहरीकरण संयुक्त परिवार को बिखेर देता है। कुछ अध्ययनों से ये भी देखने को मिलता है कि नातेदारी केवल शहरों में सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण आधार है। बल्कि एक तरफ संयुक्त परिवार में और दूसरी तरफ औद्योगिक और शहरी जीवन की आवश्यकताओं में संरचनात्मक अनुरूप विद्यमान है। चेन्नई शहर के प्रमुख व्यवसायियों के 19 परिवारों के एक विस्तृत अध्ययन में मिल्टन सिंगन ने बताया है कि पारंपरिक भारतीय संयुक्त परिवार का एक संशोधित रूप शहरी एवं औद्योगिक व्यवस्था में पनपता है। जो संयुक्त परिवार है कहाँ पे पनपता है? औद्योगिक और शहरी एवं औद्योगिक व्यवस्था में। व्यापक पारिवारिक संबंधों की भूमिका आई.पी. देसाई ने स्पष्ट बताई है कि जो बड़े पारिवारिक संबंधों की जो भूमिका है उसके बारे में आई.पी. देसाई ने स्पष्ट बताया है। उन्होंने बताया कि जब अस्पताल की उन सुविधाओं का उपयोग करने का अवसर आता है जो स्थान विशेष में उपलब्ध नहीं हैं, तो परिवार के बड़े शहरों में रह रहे सदस्य और निकट संबंधियों को सहायता के लिए बुलाया जाता है। उसी प्रकार जब ग्रामीण क्षेत्र के किसी व्यक्ति को आगे पढ़ाई करने या आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तब वह शहर में बसे अपने संबंधी से सहायता मांगता है। मतलब यही बात इसमें की गई है कि जो लोग शहरों में रहते हैं और जो लोग गांव में रहते हैं, जब गांव के लोगों को कभी ज़रूरत पड़ती है तो शहरों के लोगों की ओर उनसे सहायता मांगते हैं या उनके पास जाते हैं। इस प्रकार
वो शहरों के लोगों से, शहरों के संबंधियों से सहयोग प्राप्त करते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। हाल ही के कुछ अध्ययनों में शहरी व्यवसायों में नए अवसरों की तलाश कर रहे गांवों के लड़कों के लिए संपर्क सूत्र के रूप में परिवार एवं सब संबंधियों की भूमिका दर्शाई गई है, या उन बुजुर्गों के बारे में बताया गया है जो बैंक, प्रशासन या राजतंत्र जैसी शहरी संस्थाओं से पत्राचार प्राप्त करते समय शहरों में अपने युवा संबंधियों से सहायता मांगते हैं। फिर भी ऊपर जो कुछ कहा गया है इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवार संरचना में परिवर्तन नहीं हुए हैं, परिवार का जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। भारत के शहरों में परिवार संरचना में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उनमें से कुछ परिवर्तन यहाँ दिए जा रहे हैं। तो परिवर्तन किस प्रकार हुए? परिवार नियोजन के उपायों के संबंध में जागरूकता बढ़ने से परिवार छोटे होने लगे हैं। मतलब किस प्रकार कह सकते हैं, बच्चे ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं शहरों में जागरूकता फैल गई है, और पारिवारिक नियोजन एक प्लानिंग के द्वारा होते हैं, परिवार बढ़ाया जाता है। चूँकि कुछ शैक्षिक, मनोरंजनात्मक तथा अन्य कार्य जो पहले परिवारों द्वारा किए जाते थे अब अन्य संस्थाओं को सौंप दिए गए हैं, इसलिए परिवार के प्रकारों में कमी आ गई है। परिवार के जो कार्य होते थे पहले वो उसमें अब कमी आ गई है। अधिकाधिक महिलाओं के रोजगार में आने के फलस्वरूप उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। महिलाएं अब रोजगार उनको मिल गया, वो काम करने लग गई हैं, तो वो अपने आप में एक आत्मनिर्भर बन गई हैं। उससे उन्हें कुछ हद तक बराबर की हैसियत का समान अधिकार मिले हैं। शहरों में हो रहे अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय मतलब कि कोई भी जाति से विवाह कर लेना, अंतर्जातीय विवाह अंतर सांप्रदायिक किसी भी धर्म से, अंतर क्षेत्रीय किसी भी क्षेत्र से और अंतर धार्मिक विवाह की संख्या चाहे बहुत ना भी हो, शहरों में रहने वालों की मनोवृत्ति में हुए परिवर्तन को अवश्य प्रकट करते हैं। इस प्रकार जीवन साथी के चयन में मतलब चॉइस करने में पद्धति में भी परिवर्तन दिखाई देता है। अपनी जीवन संगनी के चयन में शहरी मध्यम वर्ग पृष्ठभूमि के अधिकांश पुरुष शहरी शिक्षित कामकाजी लड़कियों को पसंद करते हैं, जो शहर में काम कर रही हों, कुछ अपना काम कर रही हो, आत्मनिर्भर हों, उनको पसंद करते हैं। इस प्रकार दुल्हन के चयन में गैर पारंपरिकता मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। साक्ष्य तो ये भी दर्शाते हैं कि भारत में दाम्पत्य जीवन पर बल की नई अवधारणा शहरी जीवन शैली से जुड़ रही है। शहरी क्षेत्रों में विवाह योग्य आयु में वृद्धि के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं कि लोग अपने करियर को फर्स्ट महत्वपूर्णता देते हैं, इसलिए आयु बढ़ने पर भी वो विवाह नहीं करते हैं जब तक वो अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। तो ये बताया गया है। विवाह के अवसर पर संस्कार विधियों में सरलीकरण और शहरों में कोर्ट में सिविल विवाहों के होते रहने से पता चलता है कि विवाह से उससे धार्मिक और तथा अनुष्ठानिक पक्षों का धीरे धीरे अलगाव हो रहा है। भारतीय शहरी युवाओं के विवाह संबंध रुख से पता चलता है कि वे परंपरागत रूढ़ियों रीति रिवाजों को छोड़ना चाहते हैं, मतलब पुराने जो रीति रिवाज उनको छोड़ना चाहते हैं, पर अक्सर वह उन नैतिक दायित्वों और परंपरागत प्रतिबंधों के कारण उसे व्यवहार में नहीं ला पाते, जिनका शहरों पर अभी भी काफ़ी हद तक कठोर नियंत्रण बना हुआ है। साथ में अभी भी तय किए गए विवाह, अपनी ही जाति के भीतर शादी करने और दहेज प्रथा के प्रति लोगों में चाह बनी हुई है। दुल्हन के जलाए जाने की घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या विशेषकर उत्तर भारत में ये स्पष्ट बताती है कि लोग दहेज में नकदी रकमों या रंगीन टेलीविज़न, वीडियो, कार आदि वस्तुओं की मांग पर अधिक बल देते हैं। अभी भी ऐसा है कि जो उत्तर की तरफ बात की जाए तो वहाँ पे दहेज के लिए बहुत मोटरसाइकिल, कार, सामान, ये सारी मांग अभी भी होती है। बहुत कम ऐसे युवा पुरुष हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। नहीं, ज़्यादातर अभी भी बच्चे भी शायद इसी आधार पर किए जाते हैं ज़्यादातर लड़कों को, ताकि उन्हें शादी के टाइम दहेज मिले। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है, वही चीज़ें बताई गई जो रियलिटी में हैं। इस संबंध में भारत के कॉलेजों में पढ़े शहरी नौजवानों का विवाह मूल्य
बहुत बढ़ गया है। जो शहरी कॉलेजों में पढ़े हैं नौजवान, उनका जो मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब हम विचार करते हैं, अब शहरीकरण के संदर्भ में जाति व्यवस्था पर विचार करेंगे। हम इसमें जाति के बारे में विचार करेंगे। जाति व्यवस्था में पढ़ते हैं, सामान्यतः जाति को ग्रामीण भारत की एक विशेषता माना जाता है। अभी भी जाति महत्वपूर्ण होता है। गांव में जाएंगे तो सब जाति के लोग मिलेंगे, आप पूछेंगे आप किस जाति के हैं, तो तुरंत बताएंगे कि हम इस जाति के हैं या हम इस जाति के हैं। तो सामान्यतः जाति को ग्रामीण भारत की एक विशेषता माना जाता है जो कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। जाति प्रथा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जिसने गैर कृषि अर्थव्यवस्था के विकास को अवरुद्ध कर दिया है। ऐसा अनुमान था कि शहरीकरण के साथ साथ औद्योगिकरण के प्रभाव से जातिगत संस्थाकरण की व्यवस्था में बदलाव आएगा। अनेक समाजशास्त्रियों ने बताया है कि जाति व्यवस्था की शहरी क्षेत्रों में आज भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जाति व्यवस्था की ऐसे समाजशास्त्रियों में श्रीनिवास सूर्य, M.S. गोरे, V.S. डिसूजा, M.S.A. राव प्रमुख हैं जिन्होंने शहरी क्षेत्रों का अध्ययन किया है। लेकिन शहरी परिवेश में जो परिवेश है शहरी जीवन का, शहरी परिवेश में जाति व्यवस्था में कठोरता या लचीलेपन की मात्रा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इस भाग में देखा जा रहा है कि किस तरह शहरी सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में, शहरी जो सामाजिक जीवन है शहरों की कुछ क्षेत्रों में जाति व्यवस्था न केवल बनी हुई है बल्कि उसका प्रभाव प्रबल है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में इसने अपना रूप बदल लिया है। इसको समझाने के लिए भारत में शहरी जीवन के सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययनों से कुछ उदाहरण लिए गए हैं। कहाँ से? भारत में शहरी जीवन के सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययनों से कुछ उदाहरण लिए गए हैं जो इस प्रकार है। आज भी रोज़मर्रा के जीवन में जाति की भूमिका का महत्व बना हुआ है। आपने देखा होगा आज भी रोज़मर्रा के जीवन में जाति की भूमिका का महत्व बना हुआ है। लखनऊ के रिक्शा वालों से संबंधित अपने अध्ययनों में हैरोल्ड गुज बताते हैं कि जहाँ तक उनके व्यवसाय का संबंध है वह रिक्शा वाले नियमों का पालन करते हैं, परंतु जब विवाह जैसे व्यक्तिगत प्रश्न या पारिवारिक मामले की बात आती है तो उनके जातिगत लक्षण हर प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मतलब वो चाहे जो मर्जी काम कर रहे हों, लेकिन जब विवाह की बात आती है तो जाति मेन हो जाती है कि हम अपने ही जाति में विवाह करेंगे, महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह कार्यस्थल और घरेलू परिवेश के बीच एक विरोधाभास विद्यमान अंतर है, मतलब एक अंतर है। आइए एक उदाहरण लें। S.S. राव का कथन है कि शहरों में अभी भी जाति व्यवस्था मौजूद है। कहाँ पे? शहरों में अभी भी जाति व्यवस्था मौजूद है, किंतु शहरों में मौजूद जाति व्यवस्था के कुछ प्रमुख संगठनात्मक परिवर्तन की और भी राव ने संकेत किया है। उनका कहना है कि आधुनिक उद्योगों की स्थापना, व्यवसायों में बढ़ोतरी तथा नई व्यावसायिक श्रेणियों के बन जाने से एक नई जीवन संरचना उभर आई है जिसमें नए प्रतिष्ठा समूह बन गए हैं। भारत में अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा निर्वाचन पद्धति के प्रभाव के कारण शक्ति की धुरी अर्थात शक्ति के विभाजन और विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ वर्गों के निर्माण में परंपरागत व्यवस्था से हटकर नए रूप उभरे हैं। शक्ति के बंटवारे में परिवर्तन के संबंध में दिखता है कि पूर्व ब्रिटिश भारत में जो लोग उच्च जातियों के थे वह ही उच्च वर्गों के भी माने जाते थे। अब ऐसा लगता है कि शिक्षा तथा नए व्यवसायों के कारण जाति और वर्ग के बीच वह संबंध नहीं रहा है। इसका अर्थ यही कहने का हुआ कि जो ब्रिटिश समय में जो लोग उच्च जाति के होते थे उनको उच्च पद प्राप्त होते थे, जैसे जमींदार लोग होते थे तो उनको कहीं ना कहीं बड़े पद मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब शिक्षा और व्यवसाय ही निर्धारण करते हैं कि तुम कौन सा कार्य करोगे। तो शिक्षा और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शिक्षा और व्यवसाय, जो अब अंतर बता देते हैं। बेते ने अपने अध्ययन में इंगित किया कि अब उच्च जाति का हमेशा ये अर्थ नहीं है कि वह उच्च वर्ग भी हों। इस तरह की असंगति भारत के उन शहरों में पाई जाती है जहाँ पर रोजगार के नए अवसर विकसित हुए हैं। अब
परीक्षाएं होती हैं बड़े बड़े पदों के लिए। इन सब परिवर्तनों के बाद भी आज सामाजिक पहचान की स्थापना की प्रक्रिया में जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। इतनी कुछ परिवर्तन हुए, रोजगार के लिए कोई भी रंग भेद कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन अभी भी जाति व्यवस्था बनी हुई। लोग अपने नाम, अपनी जाति का टैग लगा लेते हैं अपने गाड़ियों पर। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई यादव है, कोई पांडे है, ऐसे पता नहीं कितने कितने, कोई खान है। तो इस प्रकार सभी अपने अपने जाति का एक अपनी गाड़ियों पे ये भी प्रदर्शित करते हैं। कहीं गुज्जर हैं, तो इस प्रकार अपनी जाति को अपना एक वो बना देते हैं कि हम बहुत ही, समझ रहे होंगे आप मेरे कहने का क्या भाव है। तो शुरू करते हैं। इस सब परिवर्तनों के बाद भी सामाजिक पहचान की स्थापना की प्रक्रिया में जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। इसका अब भी भारत के सभी हिस्सों में बड़े रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाने से शहरी क्षेत्रों में स्तर विन्यास की वर्ग व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि लोग शहरों में ही देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने नाम, अपने जाति का वो टैग लगा लेते हैं, तो शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है। शहरी शैक्षिक अवसरों, व्यवसाय के अवसरों, राजनीतिक शक्ति आदि के संबंध में अपने जातीय बंधुओं की मदद करने के उद्देश्य से जाति संघों की स्थापना, मतलब एक संघ बना लिया जाता है जाति के नाम से। जाति संघों की स्थापना पूर्ण जाति व्यवस्था की शक्ति को प्रदर्शित करती है। अपनी एक मजबूती बना ली जाती है जाति के आधार पर। वर्तमान काल में जिस क्षेत्र में जाति व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वह राजनीति का क्षेत्र है, जो शक्ति के आयाम नियंत्रित करता है। राजनीति का क्षेत्र है जो शक्ति के आयाम नियंत्रित करता है, जो नियंत्रण करता है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से शक्ति हथियाने की आवश्यकताओं ने नेताओं को न केवल अपने निकटतम उपजाति के सदस्यों को जुटाने के लिए बाध्य किया है, बल्कि व्यापक मतलब बड़ी जाति समूह को भी अपने लोगों को इकट्ठा करने की होड़ मची हुई है। कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था पहले ही जाति पहचान का माध्यम है जिसे लोग स्वयं को पहचानते हैं। भारत में प्रत्येक स्तर पर संसदीय लोकतंत्र है जहां पर वोटों की संख्या का बहुत महत्व है। इसलिए आज के भारत में गांवों और शहरों दोनों में जाति का बड़े क्षेत्र में फैलाव वोट बैंक का निर्माण करता है। लोग अपनी जाति के सहारे वोट बैंक बना लेते हैं कि हम आपके जाति के हैं, हमें वोट दीजिएगा, हम आपके लिए करेंगे, वो करेंगे। तो इस प्रकार वोट बैंक का निर्माण कर लेते हैं चुनाव में। इससे अपनी जाति के उम्मीदवार का चुनाव सुनिश्चित हो जाता है। जातियों को आधार बनाकर जातियों के नाम से मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन की भांति संस्थाओं का निर्माण होता है। ये मजदूर संघ वास्तव में और कुछ नहीं बल्कि हितार्थी समूह के द्वारा अपने जाति के लोगों के अधिकारों और हितों की सुरक्षित रखने के लिए ही बनाए गए हैं कि अपने जाति को लाभ मिले, हर चीज़ अपनी जाति के लोगों के लिए हो। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं अपनी जाति को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। गुजरात बनिया सभा, क्षत्रिय महासभा, गुजरात जाटव महासभा, ये सारे अपने अपने जाति का बना रखा है। देखिए, क्षत्रिय महासभा है, जाटव महासभा है, आगरा उत्तर प्रदेश इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ये जातिगत संस्थाएं अपनी जाति के सदस्यों के लिए मजदूर संघ का कार्य करती हैं, एक संघ बना लेती हैं, मजदूर संघ का कार्य करती हैं। इस संदर्भ में एक मत ये है कि इस तरह मजदूर संघ बनने से जातियों की शक्ति सामने आती है। दूसरी ओर लीच का कहना है कि जातियों के आधार पर मजदूर संघ जैसी संस्था बनने से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, मतलब कंपटीशन बढ़ता है और वर्ग समूह का निर्माण होता है। इस तरह जाति प्राय समाप्त हो जाती है तथा वर्ग का उदय होता है।
शहर के संदर्भ में जातिगत विचारों से जुड़े व्यवहारों को कई पक्ष खत्म हो गए हैं। सहभोजित के नियमों का महत्व शहरी क्षेत्रों में अब नगण्य हो गया है, जहां व्यक्ति इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि उसके दोस्त, नौकर आदि की जाति कौन सी है। यद्यपि परिवार और विवाह संबंधी मामलों में जाति अभी भी महत्वपूर्ण है, परंतु साथ में जीवन साथी की पढ़ाई, पेशा आदि अन्य मामले भी जाति के समान ही महत्वपूर्ण है। चाहे पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, जीवन साथी की बात की जाए, ये भी जाति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, मतलब किसी जाति के होने चाहिए। शहरी क्षेत्रों में युवा पीढ़ी का एक दूसरे के अधिकाधिक संपर्क में आने से उनमें अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह की संख्या बढ़ गई है। शहरों में इतना नहीं है जितना गाँव में देखने को मिलता है। शहरों में अब किसी भी जाति से विवाह भी कर लिया जाता है और किसी भी धर्म से विवाह कर लिया जाता है। निष्कर्ष ये कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में जाति व्यवस्था अभी भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि इन कार्यों में परिवर्तन एवं परिष्करण हो गया है, जाति व्यवस्था ने अपने पूर्व कठोरताओं में कुछ का त्याग कर दिया है और पहले से अधिक लचीली बन गई है। मतलब जो जाति व्यवस्था थी पहले की तरह इतनी कठोर नहीं रह गई है, अब थोड़ा बहुत लचीलापन उसमें आ गया है। भारत के संदर्भ में शहरी बस्तियों में पड़ोसियों के आपसी संबंधों को लेकर सामाजिक अध्ययन बहुत कम हुए हैं। MS गोरे ने मुंबई के पड़ोसी वर्गों में अप्रवासी समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया है। गोरे के अनुसार पड़ोसियों में परस्पर संपर्क में अत्यधिक अनौपचारिकता परिलक्षित होती है तथा जाति, नातेदारी और अन्य परंपरागत सामूहिक कार्यकलापों ऐसी अंतक्रिया के महत्वपूर्ण आधार हैं। मतलब जाति इतना ज़्यादा मेन नहीं है कि हम इसी जाति के हैं, सब चलता है। इस अर्थ में शहरों में पड़ोसी की अवधारणा भारत में शहरी जीवन शैली की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं जान पड़ती। कोई जाति कोई महत्वपूर्ण विशेषता नहीं होती है कि शहरों में जो आपस में रहते हैं, जो इन्होंने उदाहरण दिया है मुंबई। आगे पढ़ते हैं। सेलियुमा बटुक ने यह दिखाया है कि शहरी क्षेत्रों में व्याप्त परिवार और नातेदारी व्यवस्था में कोई भी प्रमुख परिवर्तन नहीं हुआ है। शहरों में बसने वाले भारतीय लोग ना तो अचानक अनाम बन गए हैं और ना ही शहर में पला बड़ा व्यक्ति नाभिक परिवार से बाहर किसी भी प्रकार के निकट संपर्क से बिल्कुल कटा होता है। सिल्विया बटुक का मत है, उनका कहना है कि विगत वर्षों में मेरठ शहर के पुराने वार्डों मतलब मोहल्लों में तथा वर्तमान समय में वहाँ की आबादी के गरीब तबकों में जो नातेदारी संगठन देखने को मिलता है, उससे वैसी ही नातेदारी की पद्धति अपनाई गई है जैसी कि उस क्षेत्र में ग्रामीण जिलों में देखने को मिलती है। मतलब नातेदारी जो पद्धतियाँ हैं, जो रिश्ते हैं या संगठन है, जो वो अच्छा बना के रखते हैं वो गाँवों में तथा शहरों के पुराने एवं गरीब तबकों के बीच नातेदारी संगठनों की समान पद्धति का बना रहना इस बात का द्योतक है कि पूर्व औद्योगिक शहरों की आम जनता और देहाती क्षेत्रों के किसानों के बीच पाई जाने वाली सांस्कृतिक निरंतरता में कोई विशिष्ट अंतर नहीं आया है। मतलब दोनों कहीं ना कहीं समान है, कोई अंतर ज़्यादा नहीं आया है। तो हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, तो हम आगे करते हैं चर्चा शहरी राजनीति पर। तो शहरी राजनीति पर चर्चा करते हैं। शहरी राजनीति जो शहर की जो राजनीति व्यवस्था है इसके बारे में पढ़ेंगे कि शहर में राजनीति किस तरह करती है। तो इसमें हम बात करते हैं, शहरी क्षेत्र ही वह स्थल है जहां भारत में ब्रिटिश शासन में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का पहला परीक्षण किया गया था, पहला टेस्ट किया गया था। राज्य सरकारों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने की काफ़ी पहले, जब लोकतांत्रिक अपनाने से पहले की बात की जा रही है, लगभग 100 वर्ष पहले सीमित मताधिकार पर आधारित एक तरह की चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारतीय शहरों में हो चुकी थी। किसकी? वोट, मताधिकार, चुनाव प्रणाली की शुरुआत पहले हो चुकी थी। चूँकि नगरपालिका स्तर तक की सरकार में ही जनता भाग ले सकती थी, सिर्फ नगरपालिका तक, इसलिए कुछ सुशिक्षित व्यक्तियों ने नगर संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया।
सुभाष चंद्र बोस तक ने कोलकाता नगर के कार्यकलापों में सक्रिय भाग लिया था। कोलकाता नगर की जो कार्यकलाप होते थे, जो क्रियाकलाप होते थे, वहाँ के काम होते थे, उसमें भाग लिया था। मुंबई की नगर पालिका में शरीफ हुआ करते थे, जबकि मसूरी की नगर पालिका अपने ही प्रयासों से एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चलाती थी नगर पालिका से। और कुछ अन्य नगर पालिकाएँ ऐसी भी थीं जो अस्पतालों का प्रबंध संभालती थीं। अनेक रजवाड़ों ने भी प्रमुख नगरों में सार्वजनिक वाहन व्यवस्था के सार्वजनिक जो वाहन होते हैं उसकी व्यवस्था कर रखी थी, स्कूलों की व्यवस्था कर रखी थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख जैसे कार्यों में जनता के प्रतिनिधित्व को शामिल करना आरंभ कर दिया था। जनता खुद शामिल हो जाती थी। शासकों राजाओं के मतानुसार स्थानीय सरकार और लोकतंत्र के बारे में पारंपरिक प्रशिक्षण संबंधी उनकी मांग को पूरा करने के ये अधूरे साधन थे। तो इसमें किस प्रकार लोग अपना रजवाड़े लोग मदद करते थे। कुछ नगर पालिकाएं अपना ही शुरू कर देती थी किसी को सहायता देने के लिए। जिससे जो पढ़ता था वो उस हिसाब से वो करता था। तो आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतिरूप शहरी क्षेत्रों में भी स्वदेशी आंदोलन के विकास एवं मजदूरों संघों को आम समर्थन देने के स्वरूप में विद्यमान था। जब हमारा आंदोलन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन एवं मजदूर संघ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता संग्राम के इन दो तत्वों को बहुत से शहरी लोगों को समर्थन प्राप्त हुआ। गांधी जी ने उद्यमियों से कहा कि श्रमिक वर्ग जो मजदूर वर्ग को ट्रस्टी होना चाहिए और इसी दर्शन के आधार पर अहमदाबाद में मजदूर संघ संगठित करने में सफल हुए। ये संघ जो राजनीतिक संगठन के रूप में उभरे थे, स्वतंत्र भारत में चुनावों के लिए दबाव समूह के रूप में अपनी अहमियत स्थापित करने में सफल हुए। ये दबाव डालते थे, अभी आपको समझ में आएगा। स्वतंत्र भारत में शहरी राजनीति का स्वरूप पहले तो नगरपालिका के चुनाव में दिखाई देता है। जो लोग हैं वो नगर पालिका में चुनाव कहीं ना कहीं वो नज़र आते हैं नगर पालिका में। दूसरा रूप इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली में दिखाई देता है और तीसरा राज्य और राष्ट्र के चुनाव में दिखाई पड़ता है। कहाँ पे? राज्य और राष्ट्र के चुनाव में दिखाई पड़ता है। प्रश्न उठता है कि क्या नई राजनीतिक व्यवस्था वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के नए रूपों में परिवर्तन ला रही है? क्या नई राजनीतिक संस्थाएं बनी हुई है नई राजनीति की वर्तमान सामाजिक ढांचे के अनुरूप है? इस संबंध में अलग अलग लेखकों ने अलग अलग निष्कर्ष प्रस्तुत किए। शहरी राजनीति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने वाले लेखक लोकतांत्रिक राजनीति के सामने पुरानी परंपरागत सामाजिक संरचना के विरोध को संकेत देते हैं। आगरा और पूना की नगर राजनीति के संबंधों में रोजनथल के शोध अध्ययन तथा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रक्रिया खदीजा गुप्ता द्वारा अध्ययन से ये जाहिर है कि राजनीति में धर्मनिरपेक्ष कारकों के स्थान पर संपत्ति, सांप्रदायिक, पंथ संबंधी और जातीय घटकों का ज़्यादा प्रभाव है। उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि धर्मनिरपेक्षता कारक अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कह सकते हैं संपत्ति और सांप्रदायिक पंथ संबंधी जातीय घटकों का प्रभाव ज़्यादा है तथा भारत के शहरों में राजनीतिक प्रक्रियाएं कमाबोश एक समान हैं। साक्ष्य सबूत से ये भी पता चलता है कि चुनावों के दौरान परंपरागत जाति तत्वों की प्रधानता रहती है। इसमें मैंने आपको समझाया, अभी पीछे समझाया कि अपनी जाति की जो परंपरागत तौर से देखा जाए तो जाति का सहारा ले लिया जाता है, जाति तत्वों की प्रधानता रहती है। एडियन मेयर ने देवास मध्य प्रदेश की नगर पालिका चुनाव का अध्ययन किया। मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि आप ये नाम याद रखें, लेकिन आप थोड़े बहुत एक स्टोरी के माफिक अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा। आप लिख सकते हैं, नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है। मेन पॉइंट्स अगर बुक है तो आप मेन पॉइंट्स कर लीजिए। नगर पालिका चुनाव का अध्ययन किया और पाया कि राजनीतिक दल और उनकी शाखाएं उनमें से एक अभियंती के समर्थन के लिए मुख्य आधार थे, जबकि स्थानीय नेताओं का संगठन, जो स्थानीय नेता होते थे उनका संगठन और उनकी संबंधीकरण
दूसरे अभ्यर्थियों के लिए कमज़ोर राजनीतिक संरचना में जाति, नातेदारी, पड़ोस के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए तरह तरह की व्यवस्था की जाती थी। मेयर ने इस तदब व्यवस्थाओं को, जिन्हें चुनावों के बाद पूर्ण सक्रिय नहीं बनाया जा सकता, एक्शन सेट की संज्ञा दी। दूसरी ओर पीटर मेयर और रॉबर्ट जी वर्सिंग के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ऐच्छिक संगठनों की भरमार दिखाई दी। ये संगठन शहरी राजनीति को लोकतांत्रिक बनाने में मुख्य साधन हैं। जो संगठन थे ये लोकतांत्रिक बनाने के जो लोगों का तंत्र, लोग द्वारा वोट दिया, हर चीज़ एक समान तौर पर हो, इस पर उन्होंने महत्वपूर्णता दी कि लोकतांत्रिक बनाने में मुख्य साधन है ये सारे संगठन जो शहरी राजनीति को प्रभावित करते, जो नेक हर चीज़, जो एक ऐच्छिक संगठन है, जो एक सही कार्य कर रहा है, उसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना। हाल ही के वर्षों में सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, संपूर्ण क्रांति मंच, सांप्रदायिकता विरोध समिति आदि जैसे गैर राजनीतिक दल, ये सारे गैर राजनीतिक दल हैं, शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्रीकरण, राजनीतिकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। यानी धर्मनिरपेक्षता यही हुआ कि किसी के धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। इस प्रकार उन्होंने हर चीज़ में, राजनीति में भी और लोकतंत्रीकरण में भी इसी चीज़ को महत्वपूर्णता दी कि सब लोग एक समान हैं और सबके लिए, चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म में हो और चाहे लोकतंत्रीकरण में, सब एक समान है, सबकी बराबर का महत्वपूर्ण समझा जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैंने तो अपने हिसाब से जो जैसे मैंने अपना किया था तो उस प्रकार से मैंने इसमें लिख दिया है, और आप अपने, अगर आपके पास बुक होगा तो आप कोशिश करिएगा कि आप लिख सकें। आगे पढ़ते हैं, शहरी सामाजिक मुद्दे। जो शहर के जो सामाजिक मुद्दे हैं वो क्या हैं। तो बस हमारा एक ही पेज यही लास्ट पेज वैसे बचा हुआ है और उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये बुक, फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो पढ़ते हैं, शहरीकरण की प्रक्रिया से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज के युग में सभी विकसित देशों को, जो विकसित है जैसे अमेरिका, सारे विकसित देश हैं, हमारा भी विकासशील देश है, तो आज के युग में सभी विकसित देशों को जनसंख्या की सामान्य समस्या तथा शहरों के विकास से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस भाग में भारत के शहरों के संदर्भ में इस बात की चर्चा होगी कि कैसी शहरी सामाजिक संरचना की विशेषताएं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े सामाजिक संबंधों का बना रहना विशिष्ट मुद्दों को जन्म देती है। भारत के शहरों के विभिन्न भागों में सामाजिक संबंधों और परस्पर संपर्क की पद्धति ये दर्शाती है कि वर्ग संबंधों में जाति और धर्म दोनों का स्थान है। इससे शहरी क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता के उभर रहे स्वरूपों के लिए जाति और धार्मिक संबंध सार्थक बन जाते हैं। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ ये होता है जो अपनी मेहनत से कुछ अपना पद प्राप्त करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ी पोस्ट पर चला जाता है, एक अपनी शहरों में उपलब्ध रोजगारों के नए अवसरों तथा भारत के शहरियों में विद्यमान विभिन्न धार्मिक और प्रजातीय समूहों के होने से अंतर्जातीय धार्मिक प्रजातीय प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। कंपटीशन बढ़ जाता है अपने अपने धर्म को लेकर, अपने अपने जातियों को लेकर कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इस प्रकार उनमें शक्ति संरचना की भागीदारी में अपना वर्चस्व सिद्ध करने के प्रयास में विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष या सहयोग को उनके व्यक्तियों के विरुद्ध शत्रुता या विरोध में देखा जा सकता है, जो पेशा, उद्योग, वाणिज्य और सरकारी नौकरियों में होते हैं। इन नए शहरी समूहों के लोग और उनकी विचारधाराएं उन समाजशास्त्रियों के लिए अनुसंधान के विषय बन जाते हैं जिनकी रुचि शहरी क्षेत्रों के अध्ययनों में है।
शहरी क्षेत्रों में नातेदारी और जाति संरचनाओं के निरंतर बने रहने के साथ ही हमें भारत के शहरों में ऐसे क्षेत्रों का सहअस्तित्व भी देखने को मिलता है। भारत के क्षेत्रों में जहां ग्रामीण सामाजिक संरचना के साथ साथ ठेठ शहरी जीवन शैली भी स्पष्ट रूप से मौजूद है। इसके पश्चात ऐसे अप्रवासी आते हैं, ऐसे जो कह सकते हैं मेहमान, ऐसे मेहमान ही अप्रवासी कहते हैं, ऐसे अप्रवासी आते हैं जो ग्रामीण और शहरी संस्कृति के बीच अपना जीवन यापन करते हैं, जो एक मेहमान की तरह शहरों में आकर बस जाते हैं और वो मतलब अपने आप को उसमें बहुत ढाल नहीं पाते हैं इतनी जल्दी, जो गांव से आते हैं। ग्रामीण और शहरी संस्कृति के बीच अपना जीवन यापन करते हैं। शहरी जीवन शैली की बीच का जो संपर्क है हमारे समक्ष उन मुद्दों को प्रस्तुत करता है कि जो शहरी जीवन की शैली है, जीवन की जीने का जो तरीका है, ये एक मुद्दे को प्रस्तुत करता है जो केवल शहरी सामाजिक संरचना में ही दिखाई दे सकता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक शहर में हमें मलिन बस्तियों का प्रसार दिखाई देता है, गंदी बस्तियां हमें दिखाई देता है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन बस्तियों में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अप्रवासी निवास करते हैं। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग शहरी आबादी को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। जो शहर के लोग हैं उनको अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु वे उन नागरिक सुविधाओं के भागीदारी नहीं होते जो नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें वो मिल नहीं पाता। इसके अलावा शहरी आबादी में आर्थिक वृद्धि से संबंधित दृष्टिकोण, समानता के नए मूल्य, स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तकनीकी और राजनीतिक परिवर्तनों से जुड़ी प्रवृत्तियां अपनी जड़ें जमाती जा रही हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं कहीं न कहीं अपना ही झोला भरने में लगे हुए हैं और कहीं न कहीं जो कम लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो कहीं न कहीं छोटी छोटी उसमें जीने के लिए विवश हैं और अपनी सेवाएं बड़े बड़े लोगों को ही दे पाते हैं। प्राय व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र आदि भी विभिन्न स्तरों पर नए मूल्यों और प्रवृत्तियां तथा उन मूल्यों के बीच संघर्ष की स्थिति महसूस की जाती है जो जाति, धर्म, प्रजाति से जुड़ी हुई है। पहले दो स्तरों के उदाहरण के रूप में हम ये पाते हैं कि शहर के सामान्यतः संगठित क्षेत्रों में महिलाएं को घर से बाहर निकलने की स्वतंत्रता अधिक है। कहाँ पे? शहरों में। तथा शिक्षा और नौकरियों में उनकी पहुंच अधिक है। इसे कभी कभी पुरानी पीढ़ी के लोग पसंद नहीं करते। इसके अलावा रोजगार में लगी महिलाओं को अपने घर से बाहर रहने की आवश्यकता होती है, जबकि पत्नी को पूरे समय की नौकरी में घर से बाहर रहना पड़ता है। तब पति को भोजन पकाने, कपड़े धोने और सफाई करने जैसे घरेलू कार्य करने पड़ सकते हैं। यदि बच्चा बीमार हो तो उसे कार्यस्थल से छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है। परिवार के भीतर और परिवार के बाहर पुरुष महिला की भूमिकाओं के परंपरागत स्वरूप हैं। शहरी क्षेत्रों में इसकी गुंजाइश कम होती है, परिणामतः हमें शहरों में पारिवारिक संघर्षों और भूमिका संबंधी विशेषताओं के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर संघर्ष को जानने के लिए आइए रोजगार और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए उपलब्ध समान अवसर के मापदंड को देखें। उच्च सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, जो उच्च सामाजिक स्टेटस, एक आर्थिक स्टेटस से संबंधित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध बेहतर अवसरों के साथ ही एक संघर्ष की भावना निरंतर बढ़ रही है। संघर्ष की ये भावना इस विरोधाभास से संबंधित है कि सामाजिक आर्थिक परिस्थिति सुधारों के लिए सर्वाधिक सक्षम एक ज़रूरतमंद वर्ग को दी जाने वाली नौकरी, शिक्षा और अन्य साधनों के समान अवसर की नीति का वास्तविक जीवन में वस्तुतः क्या होता है। वास्तविक जीवन में हमें प्राय यही देखने को मिलता है कि नौकरी के लिए सीटों का आवंटन करने या व्यक्तियों का चयन करने के मापदंड के रूप में अक्सर जाति या नातेदारी का उपयोग किया जाता है, ना कि योग्यता का। लेकिन ऐसा नहीं है, अब परिवर्तन हो गया है। पर अभी भी देखा जाए तो जाति का एक बहुत ही अभी भी बना हुआ है। जाति के आधार पर आपको इतना आरक्षित किया जाएगा, इतना आरक्षण दिया जाएगा। तो ये चीज़ें जो मुद्दे हैं ये न कहीं सामने आते हैं
और उसमें इसी बात का बात की गई है कि जो सीटों का जो आवंटन है वो जाति के आधार पर भी या ना जाति के आधार पर भी तय कर लिए जाते हैं, न कि योग्यता के आधार पर। तो हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। समझ आया होगा, क्योंकि मैं ये आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये सारे प्रश्न दिए हुए हैं, हमारा चैप्टर ख़त्म है। नेक्स्ट हम अब शुरुआत करेंगे नई बुक का, इसी ESO का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।